Hello friends, I am Surbhi and welcome back to Equipoise classes. So presently we are doing introductory macroeconomics course which is helpful for class 12 students because we are taking NCERT as our primary source. Also the topics will help people who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC or anybody who wants to learn basic economics or start with the basic economics. So till now we have covered national income accounting. So if you haven't seen the videos, then you can go in the description box and check the links of the videos. Also, if at all you find any difficulty or any query you have, so you can always contact me. My contact details are also in description box. Okay. And if you like the content, do like, share and subscribe to the channel so that you get notified every time I upload any new video. So presently we are on money and banking section. We have covered a chapter on money. Now we are on banking. So today we will understand about banking. We will understand the basic difference between commercial bank and the central bank. Okay, so let's start with the video. So first of all, what is a bank? Okay, so bank is defined as an institution which receives funds from the public and give loan and advances to those who need them. Okay, so अगर हम एग्जाम्पल लें और एग्जाम्पल से समझें कि हो क्या रहा है. So there are two households or maybe two different people, you and I. Okay, so I have deficiency of money. I need to purchase a house और मेरे पास पैसे उसके लिए पूरे नहीं पड़ रहे. And on the other side, you have a lot of money lying at your home. आपके पास कैश बहुत पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल. ओके, कैश बहुत है और आपको नहीं पता उसका क्या करना है. तो और मुझे घर चाहिए, मेरे पास पैसे हैं नहीं पूरे, तो हम क्या करते हैं? हम बेसिकली बैंक के पास जाते हैं. बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां से जिसके पास पैसे कम हैं वो बोरो करता है, लोन लेता है, और जिसके पास पैसे ज्यादा हैं जैसे आप जाके वहां पे डिपॉजिट कर देते हैं. और बैंक फिर ध्यान रखता है कि किसको पैसे देने हैं, किससे पैसे लेने हैं. ये सारा हेडेक होता है बैंक का. आपने अपना जो एक्स्ट्रा कैश है जो मे बी सेफ नहीं है घर पे जहां पे आपने रखा है, तो आपने वो बैंक को दे दिया, डिपॉजिट कर दिया. एंड सिमिलरली मुझे कैश चाहिए, मैं बैंक के पास गई बोलने की प्लीज मेरे पास कैश नहीं है, आप मुझे कैश दे दो. ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है बट पूरी फंक्शनिंग आपको समझा रहा है और जो डेफिनेशन है वो भी आपको क्लियर कर रहा है. ठीक है, देन बैंक किस टाइप के होते हैं? बैंक होता है सेंट्रल बैंक. ओके, सेंट्रल बैंक यानी एपेक्स बैंक जो सारे बैंक्स को कंट्रोल कर रहा है. और दूसरे टाइप का जो मेजर टाइप का जो बैंक होता है वो होता है कमर्शियल बैंक. ओके, सो आज हम बेसिकली कमर्शियल और सेंट्रल बैंक का ही डिफरेंस समझेंगे. कमर्शियल बैंक है एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक्स्ट्रा कैश है तो कमर्शियल बैंक आपसे यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है. ओके, एंड एक्सटेंड लोन टू हाउस होल्ड. उसने एक्सटेंड लोन किया, मुझे कैश चाहिए, मैं गई बैंक के पास और बैंक ने मुझे लोन दिया. लेकिन बैंक लोन मुझे दे सकता है, गवर्नमेंट को भी दे सकता है या किसी फर्म को दे सकता है. और जब बैंक आपसे डिपॉजिट लेता है और मुझे डिपॉजिट देता है, इस बीच बैंक अपना प्रॉफिट भी अर्न करता है. कैसे करता है वो भी हम समझेंगे. ओके, बट अभी के लिए आपके लिए कमर्शियल बैंक की ये डेफिनेशन हो गई. वेयरएज आपके सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज बैंक्स व्हिच कंस्टिट्यूट्स द एपेक्स ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर. ओके, एंड अपनी कंट्री का बेसिकली जो सारे कमर्शियल बैंक हैं या जो सारा बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो सारा संभालता है आपका सेंट्रल बैंक. करेंसी जो क्रिएट करता है उसको कहते हैं हाई पावर्ड मनी. और कमर्शियल बैंक करेंसी नहीं क्रिएट करता है, लेकिन कमर्शियल बैंक जो है वो डिमांड क्रिएट करता है, और जो वो डिमांड क्रिएट करता है मनी की उसे कहते हैं बैंक मनी. ओके, सो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हमने समझा कमर्शियल बैंक के बारे में और सेंट्रल बैंक के बारे में, कि सेंट्रल बैंक बेसिकली एक एपेक्स बैंक है जो सारे कमर्शियल बैंक्स का भी ध्यान रख रहा है. सेंट्रल बैंक कंट्री में एक ही होता है. हमारी कंट्री में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उसके अंडर बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स आते हैं जिनका वो ध्यान रखता है. और सेंट्रल बैंक ही हमारा आरबीआई ही मनी क्रिएट करता है और जो करेंसी वो क्रिएट करता है उसको कहते हैं हाई पावर्ड मनी. वेयरएज जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो डिमांड क्रिएट करते हैं और जो वो मनी की डिमांड क्रिएट करते हैं उसे कहते हैं बैंक मनी. ओके, सो ये एक बेसिक डिफरेंस था. अब हम दोनों के फंक्शन समझेंगे. तो पहले हम आएंगे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पे कि कमर्शियल बैंक के फंक्शंस होते क्या हैं.
तो अभी तक जो हमने समझा उससे हमें समझ आया कि एक बैंक है सेंट्रल बैंक, जो कि हमारी कंट्री में है आरबीआई, और उसके अंदर आते हैं बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स। वो सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है और कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपर हो रहे नहीं हो रहे उनका भी ध्यान रखता है। तो अब हम आएंगे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या क्या हैं। ओके, तो सबसे पहला जो फंक्शन है, जैसे हमने बात की, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। आपके पास पैसे ज्यादा हैं, कैश घर में रखना सेफ नहीं है, आप गए बैंक और बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिया, तो वो हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर रहा है डिपॉजिट, लेकिन डिपॉजिट भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे करंट अकाउंट डिपॉजिट हो गया। यहाँ पे करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या हुआ? पेबल ऑन डिमांड, कि आपने बैंक के पास पैसा रखा, करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो जब भी आप बैंक के पास गए कि मुझे मेरा कैश दे दो, तो बैंक ने आपको उसी वक्त आपका कैश दे दिया। पेबल ऑन डिमांड, ड्रॉन अपॉन बाय चेक, चेक से भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है, एंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप जाओ आप अपना पैसा निकाल लो। फिर होता है फिक्स टर्म डिपॉजिट। ये फिक्स टर्म ही आपको बता रहा है कि कुछ टाइम के लिए डिपॉजिट होता है, ये ऐसे नहीं होता कि आप कभी भी गए कभी भी निकाल लिया। इसमें एक टाइम पीरियड डिफाइन होता है, फॉर फ्यू डेज टू फ्यू ईयर्स। ओके, कुछ भी हो सकता है आपका फिक्स टर्म डिपॉजिट, एंड दिस इज नॉट पेबल ऑन डिमांड। ये ऐसा नहीं है डिमांड डिपॉजिट है कि आप कभी भी बैंक में गए उठ के बोला कि मैंने डिपॉजिट किया था, लाओ मुझे कैश दो, ऐसा नहीं होता। वो बैंक फिक्स्ड अकाउंट में रखता है, यानी बैंक को भी पता है कि अब आप ये कैश मांगने, अगर आपने इस अकाउंट में अपना कैश डाल दिया है तो अब आप ये कैश कुछ साल बाद ही मांगने आएंगे, उससे पहले आप ये कैश मांगने नहीं आएंगे। ओके, देन आपका है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, which has combined feature of both current account deposit and fixed term deposit. Okay, तो बेसिकली ये पेबल ऑन डिमांड है और विड्रॉ कर सकते हैं इसे चेक से, जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि दिस इज पेबल ऑन डिमांड एंड विड्रॉएबल बाय चेक बट विद रिस्ट्रिक्शंस। ओके, ऑन नंबर ऑफ चेक इशूड इन अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे चेक इशू कर सकते हैं आपको एकदम से, रिस्ट्रिक्शन होती है कि कितने नंबर ऑफ चेक इशू करे जाएंगे आपको। फाइन, सो ये आपके हो गए तीन तरह के डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स टर्म डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। फाइन, ये आपका पहला फंक्शन था कमर्शियल बैंक का, कि कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। अब अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, आपके पास एक्स्ट्रा कैश था, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ली, लोन भी एक्सटेंड कर रहा है, लोन भी दे रहा है, मुझे लोन की जरूरत है, मुझे घर खरीदना है, मेरे पास पैसे पूरे नहीं है, तो मुझे लोन भी दे रहा है। तो जब वो मुझे लोन दे रहा है, तो लोन भी कैसे कैसे दे सकते हैं? कैश क्रेडिट दे सकते हैं, जो कि विड्रॉइंग पावर ऑन करंट असेट्स, जो करंट असेट हैं उस पे उनको दिखा के, मैं अपना करंट असेट दिखा के ये मेरी असेट्स हैं, अब आप मुझे इतना पैसा दे दो, ताकि बैंक को बिलीव हो जाए कि मेरी जो असेट्स हैं वो ठीक है, मैं उनको पे बैक कर दूंगी। ओके, तो ये हो जाता है आपका कैश क्रेडिट, आपको मिल जाता है। डिमांड लोन होते हैं जिसमें नो स्टेटेड मैच्योरिटी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट दीज मे बी पर्सनल फाइनेंशियल असेट। तो क्या होता है, कोई स्टेटेड मैच्योरिटी नहीं होती इसकी कि कब ये खत्म होगा या कब दूंगी मैं, लेकिन इसमें होता है कि आप ना, जैसे मैंने अपनी फाइनेंशियल असेट दिखाई बैंक को कि मुझे आपसे लोन चाहिए, और आप मेरी फाइनेंशियल असेट देखो कि मेरे पास कितनी सिक्योरिटीज हैं, या मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैंने कहाँ कहाँ किया हुआ है, ये देख के मैंने बैंक को कन्विंस किया कि आप मुझे प्लीज लोन दे दो। ओके, तो ये हो गया डिमांड लोन। देन शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन हो गया मतलब मुझे बहुत थोड़े से टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए, एंड ये सिक्योर्ड लोन होता है, पर्सनल लोन भी हो सकता है, या प्रायोरिटी सेक्टर जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, प्रायोरिटी में आता है, तो आप इसको लोन दे रहे हैं छोटे से टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म लोन हो गया। बेसिकली ये तीन टाइप के आपके लोन हो गए जो कमर्शियल बैंक देता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन देता है। ये बेसिक फंक्शंस हैं। फिर होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपके करंट अकाउंट में एक सर्टेन लिमिट है, आपके करंट अकाउंट में एक सर्टेन लिमिट है कि इतना पैसा होना चाहिए जब आप डिपॉजिट करते हैं, लेकिन आपने बोला यहाँ पे कि आपको ना एडवांस चाहिए, तो ये ओवरड्राफ्ट में आ जाता है कि एडवांस गिवन बाय अलाउइंग कस्टमर टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू अग्रीड लिमिट। बेसिकली आपका एक डिपॉजिट अकाउंट है,
आप गए, आपने पैसे डिपॉजिट किए करंट अकाउंट में, लेकिन जब आप मांगने आए, आपने अगर 1000 डिपॉजिट किए थे तो आप 1500 मांगने आए, पर आपके अकाउंट में तो 1000 ही थे। तो ओवरड्राफ्ट वो होता है कि जो आपके अकाउंट में है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बैंक परमिशन दे रहा है कि ओके आप इतना ड्रॉ कर सकते हो। लिमिट है कि आप मतलब आपने जितना डिपॉजिट किया, आपके अकाउंट में अगर 1000 है तो 1000 ले सकते हो, और 500 तक की लिमिट में आप कितना भी ले सकते हो, उससे ऊपर नहीं जा सकते, उससे ऊपर हम ओवरड्राफ्ट नहीं दे सकते। ओके, सो ये होता है ओवरड्राफ्ट। सिक्योरिटी फॉर ओवरड्राफ्ट क्या होती है? यूजुअली फाइनेंशियल एसेट ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी फाइनेंशियल एसेट आपको सिक्योरिटी के तौर पे दिखानी पड़ती है कि मैं अपने अकाउंट में जितना है उससे एक्स्ट्रा बैंक से मांग रहा हूं, तो बैंक ऐसे ही तो नहीं दे देगा, बैंक देखेगा कि आप वापस दोगे नहीं दोगे। तो बैंक आपसे सिक्योरिटी आपकी देखता है कि अच्छा आपकी फाइनेंशियल एसेट को सिक्योरिटी के तौर पे देखता है, जैसे आपके शेयर हो गए या आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, ये सारे बेसिकली आपके पास कितने शेयर्स हैं या क्या है, फाइनेंशियल एसेट में आ जाता है। तो आप ये दिखाते हैं बैंक को कि देखो मेरी फाइनेंशियल एसेट स्ट्रांग है, यानी मैं आपको पे बैक कर सकता हूँ। मेरे अकाउंट में मैंने बेशक 1000 डाले और मैं अभी आपसे 1500 मांग रहा हूँ, लेकिन जो आपने मुझे एक्स्ट्रा 500 की लिमिट में ओवरड्राफ्ट दिया है, मैं आपको ये पे बैक कर सकता हूँ। और ये देखते हैं हम सिक्योरिटी के थ्रू, बैंक चेक करता है। ऑब्वियसली बैंक अगर एक्स्ट्रा दे रहा है तो वो चेक करेगा कि वो किसको दे रहा है, क्यों दे रहा है। फाइन, देन आपका हो गया डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आपका बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? ये होता है एक डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग एन अमाउंट ऑफ मनी ओन इन कंसिडरेशन फॉर गुड्स रिसीव्ड। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी मेंशन किया है कि ए बाय फ्रॉम बी एंड डज नॉट पे। सो बेसिकली मैंने आपसे कुछ खरीदा और मैंने आपको उसके बदले पैसे नहीं दिए, ओके, और मैंने आपको दिया है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक पेपर हो गया जिसपे लिखा है अमाउंट ऑफ मनी, मुझे आपको कितना देना है, और टाइम लिखा है जब मुझे आपको पैसे देना है, क्योंकि मैं आपको अभी नहीं दे सकती। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ कि मैंने आपसे कुछ खरीद तो लिया पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने आपको एक पेपर दिया जिसपे मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया कि इतना अमाउंट मेरे को आपको देना है, इतना बाकी है देना और इस टाइम पर देना है। तो जब वो टाइम और अमाउंट मैं आपको दे दूंगी लिख के, वो हो गया आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हमने समझ लिया बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। देन जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। तो अब जो फंड है, अब कमर्शियल बैंक के पास क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि उनका फिक्स टर्म डिपॉजिट भी होता है। फिक्स टर्म डिपॉजिट मतलब आप आए, आपके पास एक्स्ट्रा कैश है और आपने कहा कि ये तो मैं 5 साल बाद लूंगा जाके, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब अगर मैंने करंट अकाउंट में डाला तो आपको खुद पे इतना भरोसा नहीं है, आपको लगता है बार बार जाके निकाल लोगे कैश तो फायदा नहीं होगा, तो आपने कहा मैं फिक्स टर्म में डाल देता हूँ, जो मैं 5 साल बाद जब मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा तब लूंगा, या मैं मास्टर्स करने या पीएचडी करने जाऊंगा मैं तब उस कैश को ले लूंगा, वो मेरे काम आएगा। तो आपने फिक्स टर्म इसमें डाल दिया, फिक्स्ड अकाउंट में अपने। तो फिक्स्ड अकाउंट में आपने डाल दिया, बैंक को पता है कि अब आप बैंक के पास अगले 5 साल नहीं आने वाले, क्योंकि आपने 5 साल के लिए वो मनी अकाउंट में डाल दिया। तो ऐसा थोड़ी होता है कि बैंक के पास प्रॉपर अकाउंट डब्बे हैं जिसमें उसने कैश रख दिया और अब वो आपको उसमें से 5 साल बाद निकाल के देगा, नहीं। बैंक को पता है आप 5 साल तक बैंक के पास नहीं आने वाले हो, तो बैंक उस कैश को यूज करता है। अब बैंक ने उस कैश को कैसे यूज किया, उसने ना फंड्स इन्वेस्ट कर दिए या उसने उससे क्रेडिट क्रिएट कर दिया, जो उसके और फंक्शंस हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स कैसे होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उसने दे दिया। जैसे गवर्नमेंट को अगर कोई फिस्कल मेजर लेना है या गवर्नमेंट को पैसा फ्लो कराना है, हमें पता है मॉनेटरी मेजर्स होते हैं और फिस्कल मेजर्स होते हैं, उनको हम ब्रॉडली पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कमिंग चैप्टर में। बट होता है कि बैंक्स ना गवर्नमेंट की भी हेल्प करते हैं, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया फंड में, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके रख लेते हैं, बैंक भी सिक्योरिटी लेके रख सकता है, तो बैंक ने सिक्योरिटी लेके रख ली। तो बैंक किसकी ले सकता है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ले सकता है, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया आपका, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया। ये एक तरह की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है जिसके थ्रू गवर्नमेंट मनी लेता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं सिक्योरिटी में, हम लोग गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेके रख लेते हैं और उसके बदले कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट को पैसा दे देता है कि आप पैसा लो और आप कंट्री के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज में लगाओ, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहाँ से पैसा लेगी, गवर्नमेंट भी बैंक से ही पैसा लेगी। ओके, सो यहाँ पे लिखा है ना कि एक्सटेंड लोन टू हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म्स,
सबको देता है कमर्शियल बैंक लोन। ओके, तो ये एक तरह का फंक्शन हो गया इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। देन एजेंसी फंक्शंस भी होते हैं। एजेंसी जैसे जस्ट लाइक एनी अदर एजेंसी, कोई एजेंसी जो फंक्शंस निभाती है, कमर्शियल बैंक भी वो रोल प्ले करता है। जैसे ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कि फंड्स ट्रांसफर करना है, एक से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बैंक ने कर दिया। मोस्टली ये काम एजेंसी के होते हैं, तो एजेंसी के फंक्शंस बैंक ने भी कर लिए पूरे। और ट्रांसफर ऑफ फंड हो गया, कलेक्शन ऑफ फंड हो गया, या परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, की बैंक का कोई ऐसा कस्टमर है जिसको इतना नहीं मालूम कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, कैसे परचेज करते हैं, कैसे सेल करते हैं सिक्योरिटी, तो उसके बिहाफ पे बैंक ने रोल प्ले कर लिया। ओके, एंड देन पेमेंट ऑफ बिल एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इस तरह के एजेंसी फंक्शंस भी करता है कमर्शियल बैंक। फिर हमारा पहले हम मिसलेनियस फंक्शन की बात करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है क्रेडिट क्रिएशन, जो कि क्रेडिट क्रिएट होता है मनी क्रिएशन इकोनॉमी में, तो ये बहुत क्रूशियल है। उससे पहले हम मिसलेनियस फंक्शंस देखते हैं और क्या फंक्शन होते हैं। जैसे परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका परचेज एंड सेल भी कमर्शियल बैंक ने कर लिया, एक तरह का मिसलेनियस फंक्शन हो गया। या फिर होता है ना, कभी आपके पास गोल्ड है या ज्वेलरी रखी है गोल्ड की और आपके घर में रखी है, बट आपको लगता है घर में इतना सेफ नहीं है रखना, तो आप क्या करते हो कि बैंक में लॉकर खुलवा लेते हैं और लॉकर में रखवा देंगे, आपको लगता है वो सेफ है। तो कौन कौन ये कर रहा है? कमर्शियल बैंक में ही कर रहे हो ना। सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल गुड्स, वैल्यूएबल गुड्स जैसे आपके केस में मैंने एग्जांपल में बोला ज्वेलरी हो गई, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट कागज हो गए, आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पेपर्स हो गए, जो आपको लगता है घर में रखना सेफ नहीं है। बेसिकली बहुत आपके लिए जो वैल्यूएबल गुड्स है, बहुत कीमती है, आपकी बहुत हार्ड अर्न इनकम से खरीदे हुए हैं, उनको आपको सेफ रखना है, तो आपको लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक। ये उसका मिसलेनियस फंक्शन में आ जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज क्रेडिट क्रिएशन। ओके, हमने पढ़ा जो प्राइमरी हो गया एक्सेप्ट, डिपॉजिट, एक्सटेंड लोन, ये प्राइमरी फंक्शन थे कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, बैंक ने आपसे ले लिया, आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, और मेरे पास पैसे की कमी है तो बैंक ने मुझे दे दिया, और यही करते करते बैंक मनी क्रिएट कर देता है, क्रेडिट क्रिएशन हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ दीज टू कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट। तो ये समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा, कमर्शियल बैंक के पास ना एक लीगल रिजर्व रेशियो होता है, एक रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपका सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। उसमें क्या होता है, एक होता है CRR विच इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब हर कमर्शियल बैंक को अपने पास कुछ अमाउंट कैश में रखना पड़ेगा रिजर्व में, जो वो ना लोन में दे सकता, ना वो उसको इन्वेस्ट कर सकता फंड में, मतलब उससे कोई रोल नहीं प्ले कर सकता, कुछ अमाउंट उसको अपने पास रखना ही पड़ेगा। ओके, ये हो गया कैश रिजर्व रेशियो, क्योंकि कैश में रखना पड़ेगा। और SLR हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या हो गया आपका कि आपको ये वाला ना, ये SLR एक रेशियो हो गया जो कमर्शियल बैंक को अपने पास अमाउंट असेट्स या काइंड में रखना पड़ेगा, कुछ असेट्स रखनी पड़ेंगी। ओके, यानी कुछ कैश भी रखना पड़ेगा रिजर्व में जिसका वो कोई यूज नहीं कर सकता, जो मजबूरी में काम आएगा, ऐसे ही कुछ असेट रखनी पड़ेंगी, वो हो गया SLR। तो आपका SLR और CRR मिला के होता है लीगल रिजर्व रेशियो, जो कि लीगली रिक्वायर्ड है कमर्शियल बैंक को कि आपको अपने पास रखना ही रखना है, इसको आप कहीं यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कमर्शियल बैंक जहां इतना रोल प्ले कर रहा है और पूरी इकोनॉमी के फंक्शंस वो इजी कर रहा है कि जिसके पास एक्स्ट्रा कैश है वो ले रहा है, जिसके पास नहीं है उसे दे रहा है, तो ये सब करने के लिए हो सकता है कि कल को बैंक से भी कुछ गलती हो, या हो सकता है डिफॉल्ट हो जाए, मैंने लोन लिया और मैं बैंक को ना दूं वापस, तो बैंक कहां से लाएगा? वो कैश किसका था? बैंक का अपना थोड़ी था, वो आपने डिपॉजिट किया था, लेकिन आपको तो पे बैक कर रहे हैं बैंक ने, कहां से लाएगा वो? तो इसीलिए कंटिंजेंसी के लिए एक लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना ही पड़ेगा। ओके, सो ये हो जाता है आपका LRR। अब नॉट ऑल डिपॉजिटर्स अप्रोच बैंक फॉर विड्रॉल एट द सेम डे एंड सेम टाइम। सो ये लीगल रिजर्व रेशियो जब हम रखते हैं, ये थोड़ा ही अमाउंट क्यों होता है? हम ये सोच के रखते हैं कि सारे डिपॉजिटर्स, जैसे आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था, आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, ऐसे ही आपके जैसे और भी डिपॉजिटर्स हैं, सारे डिपॉजिटर्स एक टाइम पे एक दिन में नहीं आ जाएंगे अपना पैसा वापस मांगने।
ओके इसीलिए थोड़ा अमाउंट भी रखें तो चलेगा, क्योंकि बैंक को पता है, और अगर सारे आ भी गए डिपॉजिटर्स तो सारा अमाउंट नहीं मांगेंगे, एक फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट मांगेंगे कि अगर आपने 1000 डिपॉजिट कराया है तो आप 1000 नहीं मांग लोगे, मे बी आप 100 मांगने आए हो। तो बैंक को ये चीजें पता होती हैं, इसलिए बैंक बस थोड़ा ही अमाउंट रखता है अपने पास रिजर्व में। ठीक है, अब हम केस स्टडी से समझेंगे कि बैंक उससे मनी कैसे क्रिएट कर रहा है। ओके तो हम आपका ही एग्जांपल लेते हैं। आप 100 रुपीज है आपके पास, ओके और आप एक्स्ट्रा है वो 100 रुपीज जो आपके घर में यूज नहीं हो रहे, तो आपने बोला कि घर में रखना सेफ नहीं है, तो मैं बैंक में जाता हूँ और बैंक में मैं डिपॉजिट कर देता हूँ। ओके सो आप 100 रुपीज लेके डिपॉजिट करने आए बैंक के पास, आप 100 रुपीज लाए और बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिए। अब मैं बैंक हूं, मैं कमर्शियल बैंक हूं, तो मेरे लिए जो मेरा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है, जो मुझे एक रिक्वायरमेंट रखना है अपने पास कैश का, जो मैं कहीं नहीं एक्सटेंड कर सकती, किसी को लोन में नहीं दे सकती, वो है 20%। तो मैंने क्या किया, आपके 100 रुपीज का 20% यानी 20 रुपए मैंने अलग रख लिए रिजर्व में, जो मैं किसी को नहीं दे रही। लेकिन बाकी के जो 100 में से 20 हटाए, तो जो 80 रुपीज बचे मेरे पास, अब मैं उसका क्या करूं? तो अब आपने तो अपना एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, तो अब मैं कमर्शियल बैंक हूं, मेरे पास 80 रुपीज एक्स्ट्रा हैं, तो अगर कोई जरूरतमंद है जिसको पैसे चाहिए मुझसे, मैं उसको लोन एक्सटेंड कर दूंगी। ओके तो मैंने लोन एक्सटेंड कर दिया, 80 रुपीज मैंने लोन में दे दिया। सपोज आपकी फैमिली में कोई और है जिसको लोन चाहिए, मैंने उसे लोन दे दिया। एंड में क्या होता है, जिसने भी लोन लिया वो भी जो भी प्रोसेस करेगा या जो भी जिस भी वजह से उसको लोन चाहिए, जैसे घर लेने के लिए चाहिए, तो उसने भी बैंक में दे दिए। ठीक है, या जिससे घर लिया उसको पैसे दिए, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, उसने वापस बैंक में डाल दिए। बेसिकली मनी सर्कुलेट होके घूम फिर के बैंक में ही आता है। ओके क्योंकि आपने बोला आपके घर में कोई रिलेटिव है जिसको 80 रुपीज का लोन चाहिए था, मैंने दे दिया उसे लोन, बैंक ने उसे लोन दे दिया। तो जब उसके पास लोन गया, उन्होंने उससे घर खरीद लिया, और वो घर जिससे खरीदा उसके पास एक्स्ट्रा पैसे हो गए, उसने वापस आके मुझे दे दिए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए। ओके तो बैंक में ये 80 रुपीज वापस आ गए डिपॉजिट होने। अब मैं बैंक हूं, फिर से जो भी मेरे पास डिपॉजिट होगा उसका 20% मुझे रिजर्व में रखना है अपने पास। तो 20% कितना हो गया, 80 का 16 रुपीज, ये वापस से मैंने रिजर्व में डाल दिए, इसको मैं यूज नहीं कर सकती। लेकिन इसमें से 16 हटा के मेरे पास बचे 64। अब ये 64 का मैं क्या करूंगी, मैं फिर से किसी जरूरतमंद को लेंड कर दूंगी। मेरे पास कोई डिपॉजिट कर रहा है, मैं बैंक हूं, तो किसी ने मुझे दिया एक्स्ट्रा कैश, मैंने वही कैश उसको दे दिया जो जिसको जरूरत है। ठीक है, तो मैंने ये 64 रुपीज वापस से किसी को लोन में एक्सटेंड कर दिए, और ये 64 जिसने भी मुझसे लोन लिया वो घूम फिर के आके मुझे डिपॉजिट कर दिए। तो 64 में से वापस मैं बैंक हूं, वापस से मैं 20% रिजर्व में रख लूंगी, क्योंकि मेरे लिए ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि मुझे 20% रिजर्व रखना ही रखना है डिपॉजिट्स का। जो भी डिपॉजिट मेरे पास हो रही है, हर इंडिविजुअल डिपॉजिट का मैं 20% रखूंगी ही रखूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कब आप मुझसे मांगने आ जाओ। ओके तो ये 20% मैंने रख लिए, तो वापस से बचे इतना अमाउंट, कुछ अमाउंट बच गया, मैंने वापस से लोन में दे दिया। ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो अब क्या हो रहा है कि मनी क्रिएट हो रहा है। मनी कैसे क्रिएट हो रहा है, आपने तो मुझे 100 ही दिए थे, आपने बैंक में 100 दिए थे, और अगर आपने मुझे 100 दे दिए थे और अगर मैं उसको किसी डब्बे में बंद करके रख देती, ये सोच के कि आप वापस आएंगे मुझसे मांगने पूरे के पूरे 100 रुपीज, तो मैं इसको अपने पास रखे रहूंगी, तो मैं उसको आगे किसी जरूरतमंद को नहीं दे पाती, वो आगे उससे कुछ परचेज ना करता, फिर वो आके वापस मुझे डिपॉजिट ना करता, और ये सर्कल जो इकोनॉमिक फ्लो है हमारा, ये रुक जाता, ब्रेक हो जाता। तो वो जो 100 रुपीज आपने मुझसे दिए वो वापस 100 ही रह जाते, उससे इतना मनी ना क्रिएट होता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी क्रिएट हो रहा है और मनी मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके तो मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 बाय लीगल रिजर्व रेशियो, दैट इज 1 बाय 0.2। हमारा 20% था, यहाँ पे LRR हमारा 20% था, तो 1 बाय LRR दैट इज 1 बाय 0.2 इज इक्वल टू 5। यानी जो आपने मुझे मनी दिया 100 रुपीज, तो उसका बैंक यानी मैं कमर्शियल बैंक 5 टाइम्स कर सकती हूँ। ओके 5 टाइम्स मैं उसका कर सकती हूँ, विच इज क्योंकि मनी मल्टीप्लाई 5 टाइम्स हो गया। तो बेसिकली टोटल मनी क्रिएशन कितना हुआ,
जो इनिशियली आपने मुझे डिपॉजिट किया था 100 इंटू जो मेरा मनी मल्टीप्लायर है, या तो इंटू 1/LRR लिख दो क्योंकि मनी मल्टीप्लायर 1/LRR होता है, या फिर आप उसको सीधे मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली 500। अगर आप सारे फॉर्मूलेस भूल भी जाओ और आप नहीं याद रखना चाहते तो बेसिकली जो LRR है, यानी जो मेरा रिक्वायरमेंट है, मैं कमर्शियल बैंक को इस वक्त जो मेरा रिक्वायरमेंट है, मुझे जितना परसेंटेज रखना है, ठीक है, अगर मैं उसे 1 से डिवाइड कर दूं, अगर यहीं पे मेरा रिक्वायरमेंट 10% होता, 0.1 होता, तो यानी मैं यहां पर आकर 10 टाइम्स कर देती, मनी मल्टीप्लायर मेरा 10 आ जाता, तो मैं 10 टाइम्स मनी क्रिएट कर देती जो आपने मुझे दिया। लेकिन मेरा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है 20%, तो 1/20% यानी 1/0.2, तो 5 आया मनी मल्टीप्लायर। मतलब मनी मल्टीप्लायर क्या कि कितने टाइम्स मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ जो पैसा मुझे डिपॉजिट में दिया। आपने अगर 100 दिया है और लीगल रिजर्व के हिसाब से मेरा मनी मल्टीप्लायर है 5, विच इज कमर्शियल बैंक 5 गुना कर सकता है पैसा जो आपने उसे डिपॉजिट किया, यानी 5 गुना पैसा। मतलब आपने तो 100 ही दिया था बट कमर्शियल बैंक ने उसका 500 कर दिया। ओके, सो ये होता है क्रेडिट क्रिएशन। क्योंकि अगर आपको प्रोसेस समझ आया है तो आपने मुझे 100 दिए थे, यानी आपने कमर्शियल बैंक को 100 दिए थे, कमर्शियल बैंक अगर वो पूरा 100 एक डब्बे में बंद कर देता तो वो आगे 100 जाता नहीं इकोनॉमी में, और उससे फिर मनी मल्टीप्लाई ना होता। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने कमर्शियल बैंक को दिए, कमर्शियल बैंक ने उसका 100 रुपीज में से बस 20 रुपए अपने पास एक डब्बे में बंद किए, बाकी के 80 रुपीज उसने आगे दे दिए। वो 80 रुपीज से किसी ने कुछ खरीदा, वो 80 रुपीज वापस मेरे पास आए, उसके मैंने 16 रुपीज एक डब्बे में फिर बंद कर दिए, उसके बाद मैंने आगे 64 फिर किसी को दे दिया, और ऐसे मनी मल्टीप्लाई होता गया, इकोनॉमी के फंक्शंस प्रॉपर होते गए। ओके, क्योंकि इकोनॉमी में फंक्शंस परफॉर्म कैसे हो रहे हैं, कुछ खरीदा जा रहा है उसी पैसे में, कुछ बेचा जा रहा है, तो लोगों के काम चल रहे हैं, और उसी प्रोसेस में कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा था क्रेडिट क्रिएशन, विच इज लाइक वेरी क्रूशियल। क्रेडिट क्रिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फंक्शंस का कमर्शियल बैंक के, जो कि प्राइमरी फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म हो रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड एक्सटेंडिंग ऑफ लोन। तो अभी हमने खत्म किए हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। अब हम देखते हैं सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक होता है जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमने देखा था यहाँ पे डेफिनेशन हमने देख ली थी पहले ही स्टार्टिंग में। अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे। तो इसका पहला फंक्शन है सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी मतलब कि करेंसी जो भी इशू हो रही है वो सेंट्रल बैंक कर रहा है, लेकिन सेंट्रल बैंक के लिए करेंसी एक लायबिलिटी है जो भी इशू की है, तो उसके बदले में सेंट्रल बैंक को रिजर्व रखने होते हैं। मॉनेटरी लायबिलिटी है दैट शुड बी बैक्ड अप विद असेट्स लाइक गोल्ड या फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक करेंसी इशू कर रहा है, वो जो पैसे दे रहा है वो उसके अपने नहीं है, वो उसके लिए भी लायबिलिटी है, और उसके बदले में उसको भी कुछ असेट रखनी पड़ती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गए। ओके, देन आपका सेंट्रल बैंक बैंकर टू गवर्नमेंट है। आपका सेंट्रल बैंक बैंकर टू गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट को भी जब पैसा चाहिए या गवर्नमेंट के लिए जब प्रॉब्लम है तो उसका बैंक कौन है, गवर्नमेंट के लिए भी तो कोई बैंक होगा। तो बैंकर टू गवर्नमेंट आपका है सेंट्रल बैंक, विच इज हमारे कंट्री में RBI। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, एंड वो बैंकर टू गवर्नमेंट भी है। फिर बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, बेसिकली गवर्नमेंट का तो बैंक है ही, जो ये कमर्शियल बैंक है इसका भी जो बैंक है, कमर्शियल बैंक अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका भी जो हेड है या इसका भी जो बैंक है, हमने यहां देखा था ना RBI मेन हेड है, उसके अंडर आते हैं कमर्शियल बैंक्स, लेकिन कमर्शियल बैंक का भी बैंक है RBI, गवर्नमेंट का भी बैंक है RBI, पब्लिक का बैंक है कमर्शियल बैंक। हम जाते हैं कमर्शियल बैंक में, हम RBI में नहीं जाते अपने प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि RBI एक ऐसा हो गया जो बैंक्स कंट्रोल कर रहा है। ओके, बहुत ही ये फनी एग्जाम्पल है, अगर आपने सुना हो कि आपके अगर फोन में कुछ प्रॉब्लम है और आपका जियो का सिम है, तो आप सीधे प्रॉब्लम में कस्टमर केयर को फोन करते हो, मुकेश अंबानी के पास नहीं जाते, विच इज अ वेरी फनी एग्जाम्पल, ऑल्सो मीम, बट देन दिस एक्सप्लेन्स और फिट्स इनटू आवर कॉन्टेक्स्ट वेरी वेल। क्योंकि आपको अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है, बैंक हमारा कमर्शियल बैंक में जाते हैं, ओके, हमारा अकाउंट जिस भी बैंक में हम उस बैंक में जाएंगे,
हम उन बैंक्स के हेड के पास नहीं जाएंगे, आरबीआई के पास। और आरबीआई गवर्नमेंट का भी बैंक है, आरबीआई कमर्शियल बैंक का भी बैंक है, और कमर्शियल बैंक्स का सुपरवाइजर भी है। सुपरवाइजर कौन होता है? जो आपको समझाता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो कमर्शियल बैंक्स केस में उनका सुपरवाइजर भी आरबीआई है। ओके, देन आ गया कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्या हो गया? यहां आपने मनी क्रिएट तो कर दिया, कमर्शियल बैंक ने मनी क्रिएट कर दिया, क्रेडिट क्रिएशन हो गई है। ओके, लेकिन मनी सप्लाई और क्रेडिट मार्केट में कितना होना चाहिए, किस टाइम पर, ये सब कंट्रोल करता है हमारा आरबीआई, सेंट्रल बैंक। ओके, और कैसे कंट्रोल करता है? क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं और क्वालिटेटिव मेजर होते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब सुन के ही समझ आ रहा होगा, क्वांटिटी से रिलेटेड, क्वांटिटी कंट्रोल करना, मार्केट में मनी कितना फ्लो हो रहा है मार्केट में, उसकी क्वांटिटी कंट्रोल करना। क्वालिटेटिव मतलब हो गया कुछ क्वालिटी वाइज कंट्रोल करना, यानी डायरेक्ट क्वांटिटी पे नहीं कट कर रहे आप, लेकिन समझा बुझा के मनी कैसे भी कम कर रहे हो, पर आप क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे। ये हो गया क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में हमने देखा कैसे कंट्रोल करेगा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई आरबीआई ने देखा कि मार्केट में या इकोनॉमी में बहुत पैसा हो गया। ओके, लेकिन अब आपको वो पैसा कंट्रोल करना है। इसमें ना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, बट वो आप और थोड़ा बाद में सीखेंगे डिटेल में कि क्यों जब इन्फ्लेशन हो गई है तो क्रेडिट आपको कंट्रोल करना है, या डिफ्लेशन हो गई है तो आपको क्रेडिट बढ़ाना है इकोनॉमी में। ये सारी चीजें आपको बाद में समझ आएंगी। उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि कर कौन रहा है सब। सेंट्रल बैंक कर रहा है, सेंट्रल बैंक मनी कंट्रोल कर रहा है, मनी सप्लाई कंट्रोल कर रहा है इकोनॉमी में। कैसे? बैंक रेट। बैंक रेट क्या हो गया? द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड फंड, ओके, एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव सिक्योरिटी। सो बेसिकली जिस रेट पे आपका सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, फंड्स दे रहा है। हमने यहाँ देखा सेंट्रल बैंक आपका जो आरबीआई है, कमर्शियल बैंक का भी बैंक है। तो कमर्शियल बैंक को अगर पैसे की कमी पड़ गई, किसी जिसने लोन लिया था किसी ने डिफॉल्ट कर दिया, उसने लोन वापस नहीं दिया, और इतना बड़ा अमाउंट था लोन का कि जो उनकी रिजर्व रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल नहीं कर पा रही। ओके, तो देन कमर्शियल बैंक किसके पास जाएगा? अपने हेड के पास जाएगा कि भाई मेरी मदद कर दो, मैंने हर चीज करके देख ली। कमर्शियल बैंक ने बोला कि मैंने 1 करोड़ का लोन लिया था, मेरी जो रिजर्व रिक्वायरमेंट थी वो भी 50 लाख तक हो गई हैं, लेकिन फिर भी हम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 50 लाख रुपीज। मैं अपने एंड पे सब करके देख चुका कि कैसे भी पैसा मैं दे दूं, फंड्स में से निकाल लूं, डिपॉजिट अकाउंट देख लूं, या मैं ये फिगर आउट कर लूं कि और किसी वे में भी मैं पैसा पूरा दे पाऊं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। तो प्लीज, अब मेरे पास सारे रास्ते खत्म हो गए, प्लीज अब मैं आपके पास आया हूं फाइनली, आप मेरी हेल्प करो। आरबीआई को बोला ऐसा कमर्शियल बैंक ने। तो आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है कि जब आपके पास कोई और तरीका नहीं बचा और एंड में आपके पास एक ही जना बचा जिसके पास आप जाओगे, जब सब खत्म हो जाता है, यू ट्राइड एवरीथिंग बट नथिंग इज वर्किंग आउट, सो देन यू गो टू आरबीआई। सो आरबीआई इज योर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बन गया। उसने कहा कमर्शियल बैंक को कि आप, अच्छा ठीक है, आप अपनी कुछ सिक्योरिटीज मुझे दे दो और ये लो, मैं आपको 50 लाख एक्सटेंड कर देता हूं, आप जाके अपना पूरा करो, जो भी लोन डिफॉल्ट हुआ है लेकिन डिपॉजिटर को देना आप दे दो। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन हो गया, बैंक रेट हो गया। तो ये एक रेट होता है बैंक रेट, इस रेट पे फंड देते हैं। तो ये रेट डिसाइड करता है कि कितना मनी सप्लाई होगा। अगर ये रेट बढ़ा दिया, बेसिकली अगर आरबीआई ने कहा कि मैं तुमको 50 लाख दे रहा हूं, लेकिन बदले में मैं जो तुम्हें लोन दे रहा हूं, तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो 10% है। ओके, पहले 10% था, अब सडनली आरबीआई ने कहा वो 20% है। तो कमर्शियल बैंक कहेगा मैं 50 लाख के बदले पहले 10% देता था, अब आपने पैसा बढ़ा दिया, मुझे आपको 20% देना पड़ रहा है, तो ठीक है मैं कुछ और जुगाड़ कर लेता हूं, मैं आपके पास नहीं आता। तो क्या हुआ, आरबीआई से पैसा नहीं लिया, यानी मनी सप्लाई कम हो गई बैंक रेट बढ़ाने से। तो आरबीआई डिसाइड करता है बैंक रेट के थ्रू कि मार्केट में पैसा कितना जाएगा। अगर बैंक रेट बढ़ा दिया तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, क्योंकि लेने वाले कम हो जाएंगे। लेने वाले कहेंगे हम आपसे पैसा ले भी रहे हैं और बदले में हम आपको पैसा ज्यादा दे रहे हैं, इंटरेस्ट जो है हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है।
तो ठीक है, हम आपसे लेते ही नहीं। लेकिन अगर यही इंटरेस्ट कम हो गया, यही इंटरेस्ट कम हो गया, तो बैंक्स कहेंगे लाओ आप हमें पैसा दे दो, क्योंकि इसके बदले में जो इंटरेस्ट है वो हमें कम देना पड़ रहा है, राइट। सो मनी सप्लाई मार्केट में कितनी होगी ये डिसाइड करता है वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज बैंक रेट। देन होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको ओएमओ भी कहते हैं, इज बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू पब्लिक और बैंक। सो बेसिकली ये आपको अगर थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स लगता है तो इसको भी एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे गवर्नमेंट के पास कोई सिक्योरिटीज है, ओके, और गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट को बदले में पैसा चाहिए सिक्योरिटीज में। तो अब क्या हुआ, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या हुआ, आरबीआई के पास, आरबीआई ने वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके रखी है अपने पास। एग्जाम्पल लेते हैं ट्रेजरी बिल, ठीक है, या कोई भी पेपर ले लो, छोड़ो ट्रेजरी बिल क्या है, इस सब में हेडेक में नहीं पड़ते। हम लेते हैं कोई भी पेपर है जिसपे एक अमाउंट लिखा हुआ है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इस वक्त हमारी। और आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई को चाहिए कि मार्केट में ना पैसा ज्यादा जाए, पैसा ज्यादा जाए, तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने वो सिक्योरिटी परचेज कर ली, वो पेपर ले लिया, पेपर लिया, पेपर पे लिखा है 100 रुपए और बदले में 100 रुपए दे दिए। 100 रुपए की सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी मतलब एक पेपर था। आप एक पेपर लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अभी हम एक पेपर अज्यूम कर रहे हैं, और एक पेपर, क्योंकि आरबीआई चाहती है कि मार्केट में पैसा पहुंचे, कैसे पहुंचे, आरबीआई ने खरीद लिया, पेपर खरीद लिया, पेपर के बदले पैसे दे दिए, तो मार्केट में 100 रुपए एक्स्ट्रा पहुंच गए, ओके। लेकिन आरबीआई चाहती है मनी सप्लाई कम हो जाए, यानी इकोनॉमी से पैसा निकल जाए, तो आरबीआई ने सिक्योरिटी सेल कर दी, यानी पेपर बेच दिया, पेपर दिया, पेपर के बदले 100 रुपए ले लिए, तो मार्केट से बेसिकली 100 रुपए वापस आ गए, 100 रुपए कम हो गए इकोनॉमी से, तो मनी सप्लाई कम हो गई बाय 100 रुपीज। तो सेल और परचेज ऐसे चलता है। तो जब आरबीआई को मनी सप्लाई कंट्रोल करनी होती है तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज करता है, ठीक है, सिक्योरिटीज में डील करता है कि अगर आपको मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ानी है तो आप सिक्योरिटीज अपनी परचेज कर लो, या राइट, परचेज कर लो और उसके बदले पैसे फ्लो कर दो इकोनॉमी में। लेकिन आपको मनी सप्लाई कम करनी है तो वही आप सेल कर दो और इकोनॉमी से पैसा निकाल लो, ठीक है। कुछ तरीके होते हैं ये, बैंक रेट यूज कर लेगा कि कमर्शियल बैंक को कम या ज्यादा पैसे दे दे इकोनॉमी में, कमर्शियल बैंक के थ्रू, चैनल है कमर्शियल बैंक, उसके थ्रू पैसा बढ़ा दें या कम कर दें। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक चैनल है जिसके थ्रू मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा दें या कम कर दें, ओएमओ हो गया। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट हो गया, जैसे हमने यहाँ पे देखा था क्रेडिट क्रिएशन में कि कमर्शियल बैंक को सीआरआर और एसएलआर रखना होता है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अब क्या हो रहा है इसमें, ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, आरबीआई, ये जो सारा हमने कमर्शियल बैंक देखा, आरबीआई इसका भी बैंक है, आरबीआई ही डिसाइड करता है कि इस बैंक को कितना पैसा अपने पास रिजर्व में रखना है। आरबीआई चाहता है, अब यहाँ पे ये तो हमने एग्जाम्पल में ही देख लिया था कि यहाँ पे हमने अपना रिजर्व रेशियो 20 था, अगर आरबीआई 20 से 30 कर दे, 20 से 30 कर दिया आरबीआई ने, तो सेंट्रल जो हमारा कमर्शियल बैंक है ये कम पैसा दे पाएगा आगे। चलो इसे सिंपल आपने ऐसे दिया ना कि 100 रुपीज मिले थे कमर्शियल बैंक को, तो अगर हमारा एलआरआर 20 था, यानी कमर्शियल बैंक को 20 रुपए अपने पास रखने थे और 80 रुपीज मार्केट में दे देने थे। अब आरबीआई ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाए, तो आरबीआई ने अपना एलआरआर 10 कर दिया, यानी अब 10 रुपए रखने होंगे बैंक को और 90 रुपीज दे सकते हैं मार्केट में। मार्केट में पहले मनी सप्लाई जा रही थी 80, अब जा रही है 90, बढ़ गई। कैसे बढ़ी, सीआरआर कम करके। तो बेसिकली इस चैनल के थ्रू लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ाने और कम करने से यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि मार्केट में मनी कितना पहुंचे। ये तो इस एग्जाम्पल में भी हमने देख लिया था कि कैसे ये करते हैं, मनी सप्लाई कंट्रोल करते हैं मार्केट में। बढ़ा दोगे तो फिर कमर्शियल बैंक को अपने पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, मनी सप्लाई कम देंगे, और अगर आप कम कर दोगे तो यानी कमर्शियल बैंक को अपने पास कम अमाउंट रखना है और वो सारा अमाउंट मार्केट में दे सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका एलआरआर। ये हो गए क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं, जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो गया। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या हुआ कि आपको मुझसे लोन लेना है,
आपने लोन लेना है, बेसिक पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। इट्स द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर लोन एंड अमाउंट ऑफ लोन ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक। ओके, अब पढ़ने में रीड करने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो कमर्शियल बैंक ने किसी को लोन दिया, लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा मार्जिन है जो सेट करना होता है कि आप गए, आपने बहुत बड़ा लोन लेना है कमर्शियल बैंक से, तो आप गए, अब कमर्शियल बैंक आपको ऐसे ही तो लोन दे नहीं देगा, आपकी सिक्योरिटीज देखेगा, आपकी मार्केट वैल्यू देखेगा कि भाई कितने की बन रही है टोटल, कि कितना अमाउंट दे सकते हैं। तो जो आपने लिया, आप बोलो 10,000 का लोन आप लेने गए और आपका जो मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज है उसकी वैल्यू हुई कुछ 11,000। तो जो आपका डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस, जैसे अगर वो डिफरेंस बढ़ा देंगे, आपको बोलेंगे कि आप ज्यादा की सिक्योरिटी रखो, तो आप बोलोगे कि फिर मैं कहीं और से ही लोन ले लेता हूं। ओके, एंड अगर आपको बोला कि कम सिक्योरिटीज रख के भी आपको लोन 10,000 का मिल सकता है, मतलब आप 8,000 की सिक्योरिटीज भी रख दो, आपको 10,000 का लोन दे देंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी तो मैंने मार्केट में पैसा दे दिया, आपने मुझसे लोन ले लिया, वो मनी सप्लाई हो गई। लेकिन अगर मैंने वो बढ़ा दी कि नहीं आपको सिक्योरिटीज ज्यादा की रखनी है, तो आपने कहा नहीं ठीक है, फिर आप इतनी सिक्योरिटीज मांग रहे हो, इतना ही पैसा होता तो फिर मैं आपके पास क्यों आता, चलो मैं कहीं और से लोन ले लेता हूं। तो बेसिकली मैंने मनी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट कर दी मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू। ओके, तो ये एक हो गया। फिर मॉरल सुएशन, इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे मनी सप्लाई कम या ज्यादा करनी है, तो मैं सेंट्रल बैंक हूं और मैं कन्विंस कर रही हूँ आप लोगों को, तो मैं स्पीचेस में बोल रही हूँ या मैं टीवी पे आ रही हूँ और मैं आपको प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे आप रघुराम राजन का एग्जाम्पल लें, ठीक है, वो आ रहे हैं टीवी पे और वो बोल रहे हैं, जब वो हमारे यहाँ के चेयरमैन थे आरबीआई के, वो आके बहुत इन्फ्लुएंस करते थे कि ओके मनी सप्लाई बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो अब आप ऐसे कर दीजिए, दिक्कत हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, तो आप लोग कम स्पेंड करिए। ठीक है, आप बातों ही बातों में कन्विंस कर रहे हो, या फिर आप लेटर्स के थ्रू बोल रहे हो, स्पीच में बोल रहे हो, परसुएड कर रहे हो, केस स्टडी देके समझा रहे हो लोगों को, या फिर आप प्रेशर भी डालते हो कभी कभी। ओके, तो ये होता है मॉरल सुएशन। और क्वालिटेटिव होता है आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव से ही आपको समझ आ रहा है, सिलेक्टिव मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर को, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल करना है। तो बेसिकली पॉजिटिव वे में ये तब होता है जब हमें क्रेडिट चैनल करना है एक पर्टिकुलर सेक्टर में, हमें एजुकेशन सेक्टर को ऊपर लेकर आना है, तो यहाँ पे आरबीआई चाहता है कि एजुकेशन सेक्टर में पैसा जाए, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हो। तो आरबीआई ने ये मेजर यूज किया अपना क्वालिटेटिव मेजर, सिलेक्टिवली क्रेडिट कंट्रोल करने का, और उसने क्रेडिट चैनलाइज किया एजुकेशन सेक्टर को। ठीक है, नेगेटिव वे में होता है कि अगर आरबीआई चाहता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा ना जाए, तो उस सेक्टर में पैसा ना जाने देना, ये होता है सिलेक्टिवली क्रेडिट कंट्रोल करना। पॉजिटिव वे में कि किसी सेक्टर को चैनलाइज करना क्रेडिट, नेगेटिव वे में कि किसी सेक्टर तक नहीं जाने देना हमें, तो वहां से बचाना कि वहां पैसा ना जाए। ये हो गया आपका क्वालिटेटिव मेजर। तो ये इसी वे में आपका आरबीआई रोल प्ले करता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। जैसे यहां हमने देखा था क्रेडिट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, वैसे ही आरबीआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, क्योंकि इकोनॉमी पूरी चली ऐसे रही है, मनी सप्लाई कितना हो रहा है, कितना पैसा फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में, उसी हिसाब से इकोनॉमिक फंक्शंस डिफाइन हो रहा है। तो यानी पूरी इकोनॉमी कंट्रोल हो रही है इस एक फंक्शन से जो आरबीआई कर रहा है। ओके, तो आरबीआई का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसको हमें और डिटेल में तब देखेंगे जब हम ये पढ़ेंगे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में जानेंगे, कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो रही है तो क्या कर रहा है आरबीआई, मॉनेटरी मेजर्स होते हैं, क्योंकि ये सारे आरबीआई कर रहा है, मनी सप्लाई कंट्रोल कर रहा है, तो मॉनेटरी मेजर्स कहते हैं। यही अगर गवर्नमेंट मेजर करे, कोई भी तरीका अपनाए अपना इकोनॉमी में पैसे देखने का कि अच्छा इन्फ्लेशन कम करने का या डिफ्लेशन दिक्कत हो रही है वो दिक्कत सॉल्व करने का, उसको कहता है फिस्कल मेजर्स। गवर्नमेंट बेसिकली कोई भी मेजर लेगा उसको कहता है फिस्कल मेजर, और आरबीआई जब लेता है उसको कहता है मॉनेटरी मेजर। तो ये मॉनेटरी मेजर आरबीआई लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर एक फंक्शन होता है आरबीआई का, वापस यहाँ आते हैं हम लोग, तो यहाँ देखते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स।
यानी जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ रहे हैं, जो भी बाहर की कंट्रीज से कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जब हमें कुछ भी हम वहां पे बेच रहे हैं और हमें उनकी करेंसी मिल रही है तो हम उनकी करेंसी भी संभाल के रख रहे हैं, उसके रिजर्व रख रहे हैं। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? ये आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये वाले बैंक जो कमर्शियल बैंक हो गए ये तो लोगों को देख रहे हैं, हम लोगों के बैंक अकाउंट संभाल रहे हैं, या हम लोगों को क्रेडिट मिल जाए या हम डिपॉजिट कर दें, ये सारे ये चीजें देख रहे हैं। जो बड़े लेवल पे चीजें आ जाती हैं वो देख रहा है आरबीआई। ओके, मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फिक्स बाय गवर्नमेंट। अगर एक्सचेंज रेट फिक्स किया है गवर्नमेंट ने तो वो फ्लक्चुएट ना हो, ये देखता है आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के थ्रू। ओके फाइन। फिर आगे आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जो हमने देखा था कि आरबीआई का ये फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि जब कमर्शियल बैंक के पास, गवर्नमेंट के पास, इन लोगों के पास कुछ नहीं बचता, कहीं जाने को नहीं मिलता, इन्हें कहीं से भी हेल्प नहीं मिलती, तो इनकी हेल्प के लिए, इनके रेस्क्यू के लिए कौन आता है? सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का ये मतलब हो गया। एंड जो हमारा लास्ट फंक्शन है वो हो गया स्टेबलाइजेशन बाय सेंट्रल बैंक, यानी कोई भी एक्सटर्नल शॉक आ गया है। एक्सटर्नल शॉक मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे हम कोरोना वायरस को एक्सटर्नल शॉक कह सकते हैं। एक्सटर्नल शॉक आ गया जिसकी वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो गई, इकोनॉमिक फंक्शंस बंद हो गए, वो जो मनी सर्कुलेशन था उसकी चेन ब्रेक हो गई, लॉकडाउन हो गया, लोगों को घर में बैठना पड़ा, लोगों के काम बंद हो गए, तो इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम हुई। तो वो जब सारी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी एक्सटर्नल शॉक आ जाए, तो उसमें स्टेबिलिटी कौन लाता है? अलग अलग पॉलिसीज लेके। हम आए दिन सुनते हैं कि आज रेपो रेट कट हो गया, आज बैंक रेट बढ़ा दिया, आज आरबीआई ने ये मेजर लिया। वो आरबीआई क्यों करता है? वो आरबीआई एक स्टेबलाइजेशन लाने की कोशिश कर रहा है, या मनी सप्लाई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो स्टेबिलिटी लाने के लिए कोई भी एक्सटर्नल शॉक की वजह से जब हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो रही है तो स्टेबिलिटी कौन लाता है? आरबीआई लाता है। तो ये भी आरबीआई का एक फंक्शन है। सो एज वी कैन सी यहाँ पे ब्रॉडली हमारे कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस की बेसिकली हम यहाँ पर पब्लिक हैं, हम पब्लिक हैं, आप और मैं हो गए, हम यहाँ पे पब्लिक हैं, हम जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास कोई भी प्रॉब्लम में, तो हमें और हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो देखता है कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट हो गई, हमारी फॉर्म्स हो गई। ठीक है, ये लोग भी इनके पास आते हैं, कमर्शियल बैंक के पास आते हैं। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है, कमर्शियल बैंक किसके पास जाता है? आरबीआई के पास। कमर्शियल बैंक की प्रॉब्लम या गवर्नमेंट का बैंक, मेजर जो बैंक है वो कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई बेसिकली कमर्शियल बैंक का ध्यान रखता है, कमर्शियल बैंक हमारा ध्यान रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें होती है। और आरबीआई हमारा डायरेक्टली ध्यान नहीं रखता, इनडायरेक्टली रखता है। इन्फ्लेशन या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मनी सप्लाई कैसे बढ़ानी है, इकोनॉमी में कम करनी है, ये आरबीआई भी देखता है। ठीक है, तो आरबीआई एक एपेक्स बैंक हो गए जो इकोनॉमी में एक ही है, हमारे कंट्री में आरबीआई ही है। सेंट्रल बैंक सिर्फ आरबीआई है और कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, लेकिन कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, तो एक आरबीआई, एक सेंट्रल बैंक, सेंट्रल से ही आप नाम याद रखें कि सेंट्रल मतलब मेजर, जो सेंटर है, और उस सेंटर में बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं जो वो कंट्रोल कर रहा है। ओके, और फिर वो कमर्शियल बैंक्स पब्लिक का ध्यान रख रहे हैं, डिपॉजिट, लोन, क्रेडिट क्रिएशन एंड different functions as we can see. So with this we come to the end of this banking chapter, money and banking. Money we completed in the earlier video and now banking is complete. So the next video will comprise of the solutions of NCERT questions of this chapter, and with this we have finished this. So I hope you like it, and if you like it then again I am saying that do like, share and subscribe to the channel. And till then, till we meet the next time, thank you and be safe.